आज जम्मू कश्मीर में ड्रोन टेररिज्म है, पहले तो कहीं नहीं था। ड्रोन के ज़रिए हथियार आ रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए चिट्टा आ रहा है, हीरोइन की तस्करी करोड़ों रुपए की पकड़ी जा रही है। आज तो संतरी से प्रधानमंत्री इन लोगों के हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से है? जम्मू कश्मीर का अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बनी बनी रियासत के दो टुकड़े कर दिए। किसी स्टेट में दो यूटी नहीं हो सकती। हम भेड़ बकरियां हैं भाजपा के सामने। क्या अगर आक्रोश इतना है बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसा क्या हुआ कि कल जो है आपके भाई और सरपंच और पंच वगैरह आपके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी की तरफ चले कई गए? लोग होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई किसी रंग से चले, उसमें हम क्या कह सकते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो नॉर्मलसी कश्मीर में आई है, उसके लिए आप किसी को क्रेडिट नहीं देंगे? नॉर्मलसी आई है, कुछ हद तक आई है, सिलेक्टिव किलिंग तो उसके बाद शुरू हुई। अलायंस है आपका एनसी के साथ, वो तो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 कहती है। क्यों कांग्रेस क्लियरली नहीं बता सकती? हम नहीं कहते, हमारी नेशनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। आपके हिसाब से कितने नंबर हमारी आए? सरकार बनेगी जी, आप थोड़े नंबर का क्या है, हर कीमत में सरकार बनेगी। जो भी बुद्धिजीवी होगा, जो अपनी आत्मा से जिंदा रहेगा, वो वोट भाजपा के खिलाफ देगा। आपको डेमोक्रेसी पर विश्वास है? आप मानते हैं कि इलेक्शन के जरिए ही अपनी जो मांगे हैं? 6% का इंक्रीज मैडम हमने कभी सुना नहीं। इलेक्शन जब होते थे, जितनी काउंटिंग होती थी, जितने वोट थे उसी दिन अनाउंस होता था, इतने वोट पड़े हैं। आज हम सुनते हैं जनाब 6% और इंक्रीज कर दिए, आपने सुना ना? Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Jammu. Behind me is the statue of Maharaja Hari Singh. He's the one who signed the accession agreement with India. My guest today is the JNK working president of the Congress party, Raman Bhalla. The Congress party really doesn't have much of a presence in Kashmir, but in Jammu they are a player. रमन जी, थैंक यू, आप आए पॉडकास्ट में। ANI से बात करने के लिए धन्यवाद। तो आप आरएसपुरा जम्मू साउथ सीट से लड़ रहे हैं। वहाँ का माहौल कुछ बताइए कि कैसा चल रहा है वहाँ पे माहौल? क्या ये प्रो बीजेपी है, प्रो एनसी कांग्रेस है, या फिर इंडिपेंडेंट्स का दौर है? वहाँ पे क्या कैसा रिस्पांस मिल रहा है? माहौल तो सिर्फ आरएसपुरे की बात नहीं करूँ, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। उसमें पर्टिकुलरली आरएसपुरा का इलाका भी आएगा, क्योंकि असेंबली में जी, क्योंकि भाजपा ने जो 2014 के बाद जो हार्ड स्टांस यहाँ पे रखा, लोगों को कॉन्फिडेंस लिए बगैर ऐसे चीज़ें यहाँ पे थोपी गई, लोग सरकार से दूर होते रहे, प्रशासन से दूर होते रहे। और एक किस्म का जब रियासत के दर्जा छीनने की बात आए, भाजपा ने जब रियासत का दर्जा छीना और हम लोगों को जो एक इंडिपेंडेंट एक मुल्क हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे बने, और आज हमें डिग्रेड कर दिया गया, हमें गवर्नर की पोस्ट हमसे छीन ली गई, हमें एलजी की पोस्ट के माध्यम हमें रखा गया। तो अपने आप को लोग, जम्मू के लोग जो थे, जिन्होंने बहुत ही भाजपा का साथ दिया था, वो आज ठगा हुआ महसूस करते हैं कि उनके पीछे, पीठ के पीछे बैक स्टेप भाजपा ने यहाँ पे किया है। और उसी की कड़ी में लहर जो है वो जम्मू में भी भाजपा के विरोधी लहर यहाँ पे है। लोग बदलाव यहाँ पे चाहते हैं और बदलाव करने के लिए संकेत दे रहे हैं। हमारा दिन ब दिन ग्राफ जो है वो कांग्रेस का बढ़ता चला जा रहा है। और आज पिछली अगर लोकसभा के चुनाव में देखें, हमारा 50% ग्राफ हमने ऊंचा किया, जो पहले भाजपा का हुआ करता, और भाजपा 24% तक सिमट के रह गई। तो लगता है कि बदलाव में जो जम्मू कश्मीर की और जम्मू की ख़ास तौर पर अगर बेसिक सिविक जो फैसिलिटीज़ की बात करें, वो सारे बेसिक मुद्दे जो थे वो भाजपा ने अनदेखे यहाँ पे किए गए। जब भाजपा ने अनदेखे किए तो लोग जो हैं वो इनसे दूर होते चले गए। लोगों में गुस्सा बढ़ा है, लोगों में रोष बढ़ा है। और उसी की कड़ी जब हम किसी इलाके में वोट के लिए जाते हैं तो लोग घरों से खुद बाहर आ कहते हैं भाई अब की बार हम इनको सबक दिखाएंगे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का, जिसको ताज कहा जाता था, उसको पाँव के नीचे रौंदा। ये जम्मू कश्मीर एक डोगरा प्रशासित प्रदेश रहा है, डोगरों की पहचान रही है। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट रियासत के साथ हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट था। स्टेट सब्जेक्ट वो सिर्फ खाली कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो महाराजा हरि सिंह के दिए हुए हमारी पहचान थी, जिसको भाजपा ने हमसे छीन लिया और हमें डोमिसाइल के हाथों सौंप दिया गया। तो इसलिए ये वजह थी कि लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। महंगाई की मार से लोग तंग हैं, किसानों की दुगनी आय आमदन, जो क्योंकि आरएसपुरा एक बेल्ट ऐसा है जिसका चावल बहुत मशहूर है, और बड़े दिलेर और निडर और ऐसे लोग हैं बगैर वर्दी के फौजियों के साथ सफाई का काम करते हैं, और न दुश्मन पड़ोसी मुल्क पर नज़र रखे हुए होते हैं। तो लोगों की उम्मीदें बड़ी ज़्यादा इनसे थी, लेकिन आज के दिन में लोगों में गुस्सा जो इस ढंग से है कि जो जन विरोधी नीतियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अवाम को चलाया जा रहा है, हम 10 साल से महरूम हैं
डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में। और आज भी आप देखें, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव यहाँ पे नहीं हैं, यहाँ पे पंचायतों के चुनाव नहीं हैं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं कि जिनके हस्तक्षेप के बाद अब चुनाव की घोषणा यहाँ पे हुई। और जब चुनाव की घोषणा हुई, लोग चाहते थे कि हम अपने चुने हुए नुमाइंदे चुने, तो भाजपा ने बैकडोर के ज़रिए गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर की पावरें थी उसको एलजी के हाथों सौंप दिया, उसको पावरफुल बना दिया। तो जब वो इंस्टीट्यूशन को आप न्यूट्रलाइज यहाँ पे करेंगे, तो डिल्यूट जब करेंगे, तो लोगों का गुस्सा तो और बढ़ेगा। तो वही एक कारण है कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और हमारे समर्थन में लोग भीड़ लेके वहाँ पे आ रहे हैं। जनसभाओं में काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और हमारे हौसले बुलंद कर रहे हैं। अगर आक्रोश इतना है बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसा क्या हुआ कि कल जो है आपके भाई और सरपंच और पंच वगैरह आपके ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी की तरफ चले कई गए? लोग होते हैं, अपनी अपनी विचारधारा होती है, कोई किसी रंग से चले, उसमें हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो किसी को मैंडेट नहीं मिला या कोई दूसरा हो, मेरिट पे देखते हैं, विनिबिलिटी होनी चाहिए। अगर विनिबिलिटी के मुताबिक कोई ना आए तो वो पार्टी ने तो वो फैसला करना है, तो विनिबिलिटी भी तो देखी जाएगी ना। उसके हिसाब से कोई अगर नहीं आएगा तो फिर पार्टी ने फैसला करना है। गठबंधन का ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक के तहत ये चुनाव हम लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक जीत के आएगा। आपकी पार्टी जो है, परसों पोलिंग है, पार्टी ने अभी तक मैनिफेस्टो तक नहीं जारी की है। पार्टी ने मैनिफेस्टो, जिस दिन पार्टी का मैनिफेस्टो, जिस दिन चुनाव की नोटिफिकेशन हुई थी, उसी दिन ही हमारे राहुल जी और खड़गे साहब ने यहाँ पे 2 दिन के लिए चक्कर लगाया, कश्मीर में चक्कर लगाया, यहाँ पे भी चक्कर लगा के, तो मैनिफेस्टो के मुताबिक ही वहाँ पे काम कर रहा है। अब 3rd फेज जा रहा है और लोगों को मालूम है कि इस मैनिफेस्टो के तहत हम जा रहे हैं और लिखित रूप में भी वो मैनिफेस्टो लोगों के सामने आ जाएगा। क्या मैनिफेस्टो है? अगर लिखित रूप में अगर बोल सकते हैं तो लिखित रूप में क्यों नहीं? काफ़ी बोला भी है, लेकिन हर जगह पे, कई जगह पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैनिफेस्टो सब चीज़ों को ध्यान में रख के करता जा रहे हैं। बुजुर्ग हेड जो ओल्डेस्ट हेड होगा उसके लिए 3,000 रुपये का रखा है, औरतों के लिए 1 लाख रुपये, 1 लाख जो नौकरियां उसके लिए बंदोबस्त यहाँ पे किए। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता हमारी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है कि उसके लिए तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और हमें अपना इंस्टीट्यूशन को जो डिल्यूट करने की कोशिश की है कि हमें गवर्नर, फुल फ्लैज स्टेट विद गवर्नर के साथ हमें चाहिए। और मैनिफेस्टो में रिफ्यूजियों का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको अनदेखी की गई, क्योंकि मनमोहन सिंह जी रिफ्यूजियों को 30 लाख रुपया देना चाहते थे पैकेज, 1 टाइम सेटलमेंट। इस भाजपा ने 5.5 लाख रुपए के बाद कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई और लोगों की ज़मीनों को भी अब फर्द वहाँ पे नहीं काटे जा रहे। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर रिफ्यूजी परेशान है। भाजपा ने कहा था कि हम 8 सीटें डी फ्रीज करके, जो पीओजी की सीटें हैं उसको डी फ्रीज करके 8 सीटें पे नॉमिनेट कर देंगे, लेकिन उन्होंने 1 सीट दे दी। तो उस चीज़ को लेके भी रेफ्यूजियों में गुस्सा है कि आप 1 सीट दोगे रेफ्यूजियों को, इतने लाखों आबादी यहाँ पे है, आपने तो कमिटमेंट की थी सब लोगों को देने के लिए। तो वो लेके भी लोगों में परेशानी है, लोगों में गुस्सा है। रिफ्यूजियों की ज़मीनें, जो पीओजे के लोग हैं उनकी सारी ज़मीनें तो पाकिस्तान में रह गई। हमने कश्मीरी 5 ग्रेड की अगर आप उसी में बात दें तो वही पैकेज है जो मनमोहन सिंह जी ने दिया था। 6,000 नौकरी वही थी। आज तो कश्मीरी पंडितों के लिए नई नौकरी का पैकेज भी भाजपा नहीं दे पाई। तो डिफरेंट, चाहे वो कश्मीर रिलेटेड लोग हों, माइग्रेंट लोग हों, उनको भी रिहेबिलिटेशन पैकेज के तहत वही ट्रांजिट अकोमोडेशन, वही नौकरियाँ जो मनमोहन सिंह जी ने दी थी, तो उसमें भी इजाफा ये लोग नहीं कर पाए। रिफ्यूजियों की सीटें और नहीं बढ़ा पाए। डिलिमिटेशन की जम्मू में 1 सीट नहीं बढ़ा पाए। ज़्यादा आबादी तो जम्मू में है, तो जब डिलिमिटेशन के चाहे 98, लेकिन एमपी का तो वहाँ पे कम से कम उनका बोलना तो चाहिए था। लोग महसूस करते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं, इसलिए लोग सड़कों पे भी उतरे हैं। और स्मार्ट मीटर का लेके हमने कहा, स्मार्ट मीटर जहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर घर में त्राई हो रही है, उनके बिजली के बिल 20-20 हज़ार, 40-40 हज़ार आ रहे हैं, जबकि इतनी वो बिजली को इस्तेमाल नहीं करते। तो कहीं ना कोई तो है, पूरे जम्मू कश्मीर का आवाम सड़कों पे है, बुज़ुर्ग लेडी सड़कों पे है। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, राशन डिपो 2014 के बाद राशन की सप्लाई कम हो गई, उसमें चावल जो चीनी गायब हो गई है, कैरोसिन ऑयल गायब हो गया है। तो गरीब आदमी क्या, यहाँ पे अर्बन पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बॉर्डर टेररिज्म के कारण सब लोग जम्मू में यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन राशन डिपो 2014 के बाद नहीं सरकार ने खोला, लेकिन शराब की दुकानें और बियर की दुकानें खोलने में बहुत बड़ी दौड़ लेके वो आंकड़ा पार करना चाहते हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन का और भी साधन है। हम नशा विरोधी अभियान चलाते हैं, लेकिन सरकार शराब और बियर की दुकानें खोलने में यहाँ पे लगी है। रेवेन्यू जनरेशन के और भी साधन हो सकते हैं। आज जम्मू कश्मीर में ड्रोन टेररिज्म है, पहले तो कहीं नहीं था। ड्रोन के ज़रिए हथियार आ रहे हैं, ड्रोन के ज़रिए चिट्टा आ रहा है, हीरोइन की तस्करी करोड़ों रुपए की पकड़ी जा रही है। आज तो संतरी से प्रधानमंत्री इन लोगों के हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से है?
आप देखिए ना, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने में ये भी एक मुद्दा है कि हम लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम को हम मेंटेन कर पाए। तीसरी बार शपथ ले रहे थे, पहली बार जो शिव खोड़ी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे 9 आदमियों की जानें चली गई, और उसके बाद आए दिन फौजियों की शहादत चल रही है। आज तो इनकी सरकार है। इन्होंने कहा था कि डेमोग्राफी और हमारा कल्चर जो था, जो J&K का था, उसको महाराज हरि सिंह ने संभाल के रखा था। तो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम, और जंग नहीं हुई है, जंग चल नहीं रही है, लेकिन फौजियों की शहादत का सिलसिला जारी है। कल भी किश्तवाड़ में फौजी हमारे शहादत दे रहे हैं, पहले डोडा था। और उससे जो हार्ड स्टांस इन्होंने रखा, जम्मू में जो बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर हुआ था, मिलिटेंसी कश्मीर तक थी, आज जम्मू जो पीसफुल एटमॉस्फेयर था उसमें डोडा हो, रियासी हो, किश्तवाड़ हो, बनी हो, या जम्मू तक को दस्तक वो देंगे। हालांकि चुनाव का दौर है, तो आज जो कहने की बातें हैं, ग्राउंड में पोजीशन डिफरेंट है। ग्राउंड में कैजुअल लेबर, घर घर में 10 साल से कैजुअल लेबर को रेगुलराइज करने की बातें थी, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों की तादाद में लोग हैं, उनको रेगुलराइज नहीं किया जा रहा। 10 साल हो गए इन्हीं की सरकार बने हुए, और 3 साल से बीजेपी सरकार ही नहीं चला पाई। हमारे लोगों का क्या कसूर था कि हम जमहूरी से महरूम रहे हैं? आपने कहा कि डीलिमिटेशन की वजह से जो है वो सीट्स बदल गई थी, और बीजेपी कह रही है कि वो डीलिमिटेशन का उनको बेनिफिट मिला है, उनको फ़ायदा मिला है, और उसकी वजह से जो पत्रकार हैं वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कांग्रेस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता अगर वो, क्योंकि वो एनसी के साथ है, और एनसी के साथ होने का मतलब है कि आर्टिकल 370 पर विचार मिलते नहीं है दोनों पार्टियों के। नहीं, उनका भाजपा का अपना कहना है, वो अपनी पीठ खुद ही थपथपाते हैं। अपने घर में बैठ के दिन को भी अगर ख्वाब देखे तो उसमें बुराई क्या है, लेकिन भाजपा ये नहीं कह सकती। भाजपा ने एनसी के साथ हाथ मिलाया, भाजपा ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया। जब हमारा गठबंधन था तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, जम्मू कश्मीर से भाजपा को भगाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बनी बनी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए। कहीं भी आप भी देखो, आपका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, किसी स्टेट में 2 यूटी नहीं हो सकती। हम भेड़ बकरियाँ हैं भाजपा के सामने। क्या एक स्टेट के 2 यूटी बना दें? यूटी से स्टेट बनती है, स्टेट से यूटी नहीं बन सकती। ये तजर्बा करते हैं हम लोगों को, जो प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं। हमारे घर वालों ने शहादत दी है प्रॉक्सी वार से जूझते हुए। हम 30 साल बरूद बम धमाकों की आवाज़ें सुनते रहे हैं। भाजपा को क्या पता है? हम उन पार्टी के भाजपा भी तो जम्मू में थी। भाजपा जम्मू में थी, तो लेकिन किया क्या? हमारे देश के नेताओं ने कुर्बानी दी है, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो। तो क्या कांग्रेस, जम्मू जो है सिर्फ कांग्रेस के लिए? जम्मू कांग्रेस के लिए, सब लोग बीजेपी के लिए भी तो है ना? बीजेपी के लिए है, तो लेकिन फिर आवाज सिर्फ कांग्रेस की कैसे हो सकती है? किसकी आवाज? आप कह रहे हैं कि बीजेपी को क्या पता जम्मू के बारे में? क्योंकि वो बाहर से चला रहे हैं। हम चिल्ला तो दे दिए, अपने बलबूते में नहीं जीते हैं, वो किसी के नाम पे जीते हैं। किसके नाम जम्मू पे? किसी के नाम पे, उसका नाम लेने का जरूरी नहीं है, किसी के नाम पे चलते रहे। लेकिन अब वो 400 से 240 पे पहुंच गए हैं। जम्मू 25 सीटें। तो आपकी पार्टी भी तो राहुल गांधी के नाम पे लड़ती है। 40 से तो 100 तक तो पहुंच गया ना। राव भारत जोड़ो यात्रा से पूरा कश्मीर अवाम निकल गया सड़कों पे। आप 25 विधायक हम लोगों ने भेजे, लेकिन स्टेट की 2 यूटी के लिए मैंडेट नहीं था। 15 तारीख को पहली पोलिंग हो रही है। राहुल गांधी सिर्फ एक दिन आए, और वो भी रामबन में लास्ट था 2 सितंबर। जिस दिन नोटिफिकेशन हुई, खड़के साहब और राहुल जी उसी दिन आए। ये दर्शाता था कि राहुल जी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ प्यार करते हैं। खड़के साहब भी आए, अब वो दोबारा 4 दिन के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद, पोलिंग के बाद आ रहे हैं। पहली राउंड पोलिंग के बाद फर्स्ट फेज हो गया ना। अब दूसरा, अब कोई सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा। लगातार वो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे सारे नेता यहाँ पे आ रहे हैं। मसला ये है कि 25 विधायक एमपी भेजने के बाद, पीएमओ उसमें भेजने के बाद, बेरोजगारी चरम सीमा पे, हिंदुस्तान में नंबर 1 पे, उसका क्या जवाब देंगे भाजपा के लोग? ये कहीं नहीं है स्टेट के 2 यूटी आप बना दो, कहीं नहीं है स्टेट में यूटी 2 बनने के लिए। आज हमारी पहचान खत्म हो गई, उसके लिए जिम्मेवार। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आपकी और एनसी की सरकार बनती है, अगर की बात ही नहीं, आप यकीन रखो हमारी सरकार बनेगी। चलो, पत्रकार के हिसाब से मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि आपकी सरकार बनेगी। आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर कांग्रेस ने किया था। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या चाहेंगे कि आइन, एक और आइन होना चाहिए, जो पहले वाली आइन थी वो वाला आइन फिर से वापस आना चाहिए, आपका वजीर आजम फिर बनना चाहिए? हमारा एक ही मुद्दा है, हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए। और हमारे एआईसीसी ने रेजोल्यूशन पास किया है, विद डिग्निटी, डेवलपमेंट हो, विद डिग्निटी हो, हमारे नौजवानों के रोजगार की प्रोटेक्शन हो, हमारे जमीनों की प्रोटेक्शन यहाँ पे हो। बाकी केसेस सब जुडाइस है, सब जुडाइस से केस निकल के आएगा, फिर हम तो आप रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, और गवर्नर भी चाहिए, डी ग्रेड वाला एलजी, हमने दिल्ली की सरकार नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना, जब स्टेटहुड आता है तो गवर्नर आता है, जब यूटी होता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आता है। दिल्ली में तो
LG वाली सरकार बनाते हैं ना ये लोग, नहीं, हमें पर फुलफिल कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट से होगा ना, ये पार्लियामेंट के हिसाब से होगा कि क्योंकि ये पार्लियामेंट ने किया था। तो अब मेरे को एक बात और बताइए, आप अलायंस है आपका एनसी के साथ, वो तो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 कहती है, क्यों कांग्रेस क्लियरली नहीं बता सकती कि क्या वो इसके साथ सहमत है कि नहीं? नहीं देखो मैडम, ये केस सब जुडाइस है, हम नहीं कहते, हमारी नेशनल पार्टी है, वो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। लेकिन जब सरकार बनेगी, सरकार चलेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जो अभी तक नहीं बना कॉमन। सो सरकार बनने के बाद बनेगा ना, पहले क्या बनेगा? पहले उनका इंडिविजुअल है। तो आप वोटर को कैसे बता सकते हैं अगर आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है? अगर एनसी कुछ कह रही है, आप पूछ सकते, सरकार बनने के बाद ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही चलती है। तो रिपील ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये दूसरा है उनका कि वो रिपील करेंगे, और जो OGWs वगैरह जो बंद हैं, स्टोन पेल्टर्स वगैरह इतने साल से जो बंद हैं, उन्हें वो रिहा करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? वो तो केसेस के डिपेंड करेगा, केस टू केस चलेगा। इन लोगों ने तो छोड़े हैं, हमने तो कहीं छोड़े नहीं। अब ये कैसे बता सकते हैं भाजपा, अगर पठानकोट में ISI वालों को निरीक्षण करवा सकते हैं, यहाँ पे महमूद अजहर को कंधार छोड़ सकते हैं, ये हमारे क्या टिप्पणी करेंगे? आप बताइए ना, जम्मू कश्मीर की पोजीशन डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी रिस्टोर हो। 10 साल से हमारे कारपोरेशन के चुनाव नहीं है, पंचायतों का सिस्टम नहीं है। वो जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट थी, उसके हाईजैकिंग के बारे में कह रहे हैं कि मोहम्मद अजहर को छोड़ा था उस टाइम। तो अगर ना छोड़ते तो 270 पैसेंजर थे, उन्हें मार देते वो लोग। वो तो ठीक था? उस टाइप का क्या हम पोजीशन है, हम सरेंडर तो नहीं करते ना। हमारे अगर आपका प्रधानमंत्री होता तो वो सरेंडर ना करता? नहीं करता। वो तो ऐसे माहौल बनाते किसी ना किसी ढंग से, सब चीज़ों को देख के उस वक्त की क्या पोजीशन थी। मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग देश विरोधी ताकतों के साथ लड़ने के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। हमारे कांग्रेस के लोगों ने आहुति यहाँ पे दी है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, पीसफुल कंजीनियर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, हमारी डेमोक्रेसी बहाल यहाँ पे हो, हम अपने लोगों के हक की बात यहाँ पे करें। 90 के दशक में और उसके बाद ड्यूरिंग दैट टाइम जम्मू कश्मीर में इतने मुसलमान और हिंदू दोनों मारे गए थे, तब प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जो थे, या दिल्ली में सरकार हो या जम्मू कश्मीर में सरकार हो, एनसी और कांग्रेस की सरकारें थी। सिंह जी सरकार में थे, उसके बाद भाजपा सपोर्ट कर रही थी, उसके बाद सपोर्ट कर रही थी। नहीं, VP सिंह के बाद भी तो, उनसे पहले भी जब राजीव गांधी सरकार में थे, तो उसके बाद भी नरसिम्हा राव सरकार में थे, तब भी जम्मू कश्मीर में इतनी आतंकवाद की घटनाएं हुई थी, तब भी एनसी थी, फारूक अब्दुल्ला थे, उमर अब्दुल्ला के दौरान भी हुआ, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे तब भी थी। तब क्या हुआ? तब भी थी, लेकिन आज वहाँ से पोजीशन लगा के हमने काफ़ी हद तक नॉर्मलसी यहाँ पे की थी। आज जम्मू इतना डिस्टर्ब नहीं था जो आज जम्मू डिस्टर्ब है। अब तो इनकी सरकार है, 10 साल तो ये बटे हैं। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो नॉर्मलसी कश्मीर में आई है, उसके लिए आप किसी को क्रेडिट नहीं देंगे? आर्टिकल 370 के बाद नॉर्मलसी आई है, कुछ हद तक आई। सिलेक्टिव किलिंग तो उसके बाद शुरू हुई, टारगेटिंग किलिंग उसके बाद शुरू हुई, फौजियों की शहादत का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ। जम्मू रजौरी फौजियों को मारना पहले नहीं हुआ? फौजियों का सिलसिला उसके बाद लगातार। पुलवामा कब हुआ था सर? पुलवामा का मिस्ट्री छोड़ दिया, वो सत्यपाल मलिक के बयान से पूछ ले क्या हालत है। सत्यपाल मलिक का बयान उन्हीं का ना, पुलवामा का अटैक, वो मैं नहीं बोलता, वो सत्यपाल मलिक। आप उन पर विश्वास कर रहे हैं तो सत्यपाल मलिक जी ने जो बयान आप कह रहे हैं कि इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड? नहीं, किसी ने, मैंने कहा सत्यपाल मलिक जी ने बयान किया, टाइमली कोई एक्शन दिया होता या फौजियों को जहाज दिए होते, शायद ये हादसा टल सकता था। आज टेररिज्म के हम लोग शिकार हैं। आज बॉर्डर के हर जगह पे ड्रोन टेररिज्म है, नार्को टेररिज्म यहाँ पे है। वैसे नरेंद्र मोदी जी डोडा में थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो सबसे भ्रष्ट पार्टी है और वहाँ पे करप्शन में नेपोटिज्म है। अब ये परिवारवाद चलता है, चाहे कांग्रेस हो या एनसी हो या फिर PDP हो, ये 3 परिवार का राज अब नहीं चलेगा। उनका अपना क्या भाषण देते हैं, लोग सुनने के लिए तैयार थे। प्रधानमंत्री जी आएंगे, शायद 25 MLA भेजे, बीजेपी के MP भेजे, उनको बताएंगे
कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी इतनी चरम सीमा पे है और नौजवान दुखी है, उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। यहाँ के रिफ्यूजियों को हक मिलना चाहिए, 25 लाख का वो वेट कर रहे हैं, उसके हक की बातें नहीं की। राशन डिपो में अर्बन पूर पॉपुलेशन है, चीनी कैरोसिन ऑयल गरीब आदमी को राशन मिल पाए, उसके बारे में बातें नहीं की। आशा वर्कर्स ऑनरेरियम के लिए बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन 10 साल से कर रहे हैं, उसके बारे में बातें नहीं की। क्या राहुल गांधी ने बातें की इन सब बातों? बिल्कुल बातें की उन्होंने, उनकी दोनों उन्होंने बातें की। उन्होंने बेसिक जो लोगों के मुद्दे थे उनको उजागर करने के लिए, इसलिए तो वो सड़क के पद यात्रा निकाली कि गरीब आदमी उनकी बात सुन सके, किसान उनकी बात की आवाज़ को बुलंद कर पाए। गरीब मजलूम जम्मू कश्मीर के जो हालात यहाँ पे बने, सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ जब उनके रियासत के दर्जे को उनसे छीना गया और लोगों को कॉन्फिडेंस लिए बगैर छीना गया। इसलिए वो चुनाव का इंतजार करें, चुनाव का नतीजे का इंतजार करो, लोग सबने बताएंगे। जिनके पास 90 आदमी भाजपा के पास खड़े करने के लिए नहीं है, वो बातें हमें हिंदुस्तान को दिखाएंगे। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जो हैं वो जॉइंट रैलीज करते हैं। जो एनसी का मैनिफेस्टो है उसमें कहा गया है जो आरक्षण है, जो आरक्षण पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जाएगा, जहां पर दलित, गुज्जर, बाकरवाल इन सबको रिजर्वेशन मिलते हैं। कांग्रेस का क्या कहना है इसके बारे में? मैं कहता हूँ वो आपने जो बातें की वो उनका इंडिविजुअल, वो रीजनल पार्टी है, उनका अपना मैनिफेस्टो क्या कहते हैं। जब सरकार बनेगी, सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही चलेगी, जो हम लोगों को एक्सेप्टेबल होगा उनको एक्सेप्टेबल होगा। एक नेशनल पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है। तो आपकी पार्टी क्या चाहती है रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में? क्या आरक्षण हटना चाहिए? जिसका भी ड्यू शेयर होगा उस सबको यहाँ पे उसका हक उसका मिलेगा। तो जो गुज्जर, बाकरवाल इन सबको अभी मिल रहा है आरक्षण, वो रहना चाहिए? जिनका ड्यू शेयर बनता है उनको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। जिनका ड्यू शेयर जिनका जितना बनता है उनको जरूर मिलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कांग्रेस के साथ हमें गठबंधन करना पड़ा वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कह रहे थे कि जो हमने इंटरव्यू किया उनका पॉडकास्ट, तो उन्होंने कहा कि जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो, क्योंकि कांग्रेस जो है कश्मीर में वो मौजूद ही नहीं है। तो कई इलाकों में एक फ्रेंडली फाइट चल रहा है। तो आप क्या कहते हैं, क्या ये कॉम्प्रोमाइज था? कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली इलेक्शन यहाँ पे है कि डिविजिव पॉलिटिक्स को हमने हटाना है जम्मू कश्मीर में, जो ऐसी ताकतें। आप बताओ, जो भाजपा जो दावे करती है, मैं 90 कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं, किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग? 90 कैंडिडेट नहीं, एमपी के चुनाव के लिए उनके पास आदमी कोई नहीं, तो दावा बताएंगे 50 के पार करने का। जम्मू कश्मीर के अवाम ने मन बना लिया है बदलाव का, और बदलाव का दौर शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पर नौजवानों को लेकर, जिनको पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है। 10 साल से लोग जो प्रॉक्सी वार से जूझ रहे हैं, जिनकी एज खत्म हो गई, उसका लिए कौन जिम्मेवार है? 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट स्कैम भाजपा के दौर पर यहाँ पे मिले? 2014 से लेकर 2024 तक एक चपरासी नहीं लगा, एक टीचर नहीं लगा। 3500 स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिए। जब 3500 स्कूल बंद कर दोगे तो लोग जाएंगे कहाँ पे? लोगों के पास अल्टरनेटिव है। कोरोना के बाद इकोनॉमिकली वो खड़े नहीं हो पाए, तो सरकार वो होती है जो पीपल फ्रेंडली सरकार भी हो, इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए लोगों के लिए कदम उठाए। आप डेवलपमेंट भी करो, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ डिग्निटी भी तो कम से कम लोगों की रखो। तो आप समझते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार आती है, अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो डिग्निटी वापस आएगी? बिल्कुल, जब गठबंधन होगा तो हमारी सारे लोग सेंट्रल लीडरशिप बैठ के डिसाइड करेगी। और इसमें पीडीपी का क्या रोल होगा? क्योंकि महबूबा जी कह रही थी कि वो भी इंडी ब्लॉक में आ सकती। महबूबा जी या पीडीपी जो है वो कहती थी वो इंडिया ब्लॉक में आना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे ताकतें हैं जिन्होंने इंडी ब्लॉक से उनको अलग रखा। ये नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स लीडरशिप उसमें बैठी है, हर चीज़ का संज्ञान लेती है और उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके सारे कदम यहाँ पे उठाएगी। जम्मू कश्मीर एक आम रियासत नहीं रही। जम्मू कश्मीर को राजस्थान, दिल्ली नहीं है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, जिसके इर्द गिर्द कौन से मुल्क यहाँ पे हैं। हमें कंजीनियल एटमॉस्फेयर चाहिए, पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वाली रियासत नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल अच्छा रोल अदा कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं है। यहाँ पे हार्टिकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और यहाँ पे कोई सोर्सेज नहीं है। इकोनॉमिकली मजबूत हम किस ढंग से कर पाए? और सबसे ज़्यादा इसकी दवा यही है कि हमें यूटी से फौरी तौर पे स्टेट में कन्वर्ट करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारा बयान था कि रियासत दे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट को रिस्टोर कर दो इमीडिएटली, क्योंकि उन्होंने समझा कि हमारे लोगों के जज्बात जो थे वो इसके साथ जुड़ गए। कहीं हिंदुस्तान में स्टेट से यूटी आई नहीं। हमारे लोगों का क्या कसूर है? 30 साल से हम यहाँ पे प्रॉक्सीवार से जूझ रहे हैं, मिलिटेंसी का शिकार हो रहे हैं। ए हो, बी हो, सी हो, टेररिज्म है, और टेररिज्म के आगे घुटने टेकेंगे, डट का विरोध करेंगे। जो सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन कोई इशू तो कम से कम करें। बॉर्डर में रहने वाले लोग परेशान हैं, बॉर्डर में रहने दिन आए दिन इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे चल रही है। हम नहीं कहते, उन्हीं के लोगों के बयान पे इतने इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं,
तो जब ऐसा माहौल यहाँ पे बनेगा, हमें यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू को चाहिए जो 10 साल में नहीं मिल पाया। बाहर से लोग आएंगे, पिलग्रिम रियासत यहाँ पे है, तो पिलग्रिम रियासत जहाँ पे हो इकनॉमिकली तभी मजबूत होगी जब बाहर से डिवोटीज की शक्ल में, पिलग्रिम की शक्ल में यहाँ पे आए, उनके ठहरने की जगह, उनके अच्छे पर अगर नंबर इतने नहीं आते कि आप कोई दबाव डाल सके सेंटर पर, तो फिर आप ये रेस्टोरेशन ऑफ डिग्निटी जो आप कहते हैं अपने सारे स्पीचेस में, आप कहते हैं कि जो वजूद है वो जो खो गया है जम्मू कश्मीर का वजूद, वो आप कैसे कर पाएंगे अगर नंबर ज़्यादा नहीं आएंगे? कितना आपके हिसाब से कितने नंबर आएंगे? हमारी सरकार बनेगी जी, आप छोड़े नंबर का क्या है, हर कीमत में सरकार बनेगी। जो भी बुद्धिजीवी होगा, जो अपनी आत्मा से जिंदा रहेगा, वो वोट भाजपा के खिलाफ देगा। जम्मू में या जम्मू और कश्मीर? जम्मू में और जम्मू कश्मीर में। आप बताओ 90 की लिस्ट तो बता दे भाजपा भाई, हमने 90 आदमी खड़े कर दिए। उनसे पूछिए आपने एमपी की सीटों में कितने आदमी खड़े कर दिए। उनका अपना अध्यक्ष को सीट नहीं मिली तो बाकी की क्या बात करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए हैं कश्मीर में, इंडिपेंडेंट खड़े अपने तौर से खड़े हैं, तो कौन सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन सी ताकतें हैं वो लोग? भाजपा मंथन करे ना, कौन सी ताकतों को वो सपोर्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बुखारी को सपोर्ट की उन्होंने ओपन। बाकी जो वो अलगाववाद ताकतें जो खड़े कर रहे हैं, इंजीनियर रशीद दूसरे, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? एजेंसीज के थ्रू जिंदा रहना चाहते हैं ये लोग। इंजीनियर रशीद के बारे में कहा है बीजेपी की, हम तो सपोर्ट कर नहीं रहे, हमने तो विरोध किया है। जब मर्जी चाहे वो आए, वो सपोर्ट क्या करते हैं दुनिया जानती है। पर्दे नहीं खोलने, जनता समझ चुकी है, अब जनता जान चुकी है, उन्होंने मन बना लिया बदलाव का। क्योंकि जो जख्म भाजपा ने दिए थे, सबसे ज्यादा ताकत दी थी 25 एमएलए बनाने के बाद। जो इंजीनियर रशीद ने अब अनाउंस किया है कि वो जमात के साथ अलायंस कर रही है, उनकी पार्टी और जमाती अलायंस कर रहे हैं, तो अगर ऐसे अलायंसेस बनेंगे तो जो इंडिपेंडेंट्स हैं, मतलब कि जो नए पार्टियां बनी हैं, अगर इनके नंबर आ जाते हैं, इनकी सीटें आ जाती हैं, तो क्या कांग्रेस इनको शामिल करेगी अपनी में? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी वो भी देखेगी पार्टी। ऐसा नहीं है कि ये सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कहीं आप कोई चिंता ना करें, आप विश्वास बना के जाएं, जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनने के लिए जा रही है। किसके गठबंधन की? इंडिया ब्लॉक की। और इंडिया ब्लॉक के इतने नंबर आएंगे कि पीडीपी की जरूरत भी नहीं होगी? पक्का नंबर आएंगे, वो बाद में देखा जाएगा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी, वो नेशनल पार्टी डिसाइड करेगी। इसकी कोई चिंता नहीं। आप हमारे चेहरे से देख ले, जो भी देख रहा है कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों हम ज़्यादा जिन्होंने जुल्म किए हैं जम्मू कश्मीर पे नौजवानों के साथ, जिनका रोज़गार छीना, जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, जिन विधवाओं की पेंशन बंद कर दी, जिनका राशन छीन लिया, शराब की दुकानों में नशे में धकेल दिया, ड्रोन टेररिज्म के तहत हम लोग शिकार हो रहे हैं, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है। भला साहब, जो जम्मू में जो दरबार मूव के खिलाफ जो बंद हो गया है, उसके खिलाफ एक किस्म का गुस्सा है, क्योंकि ट्रेड बिल्कुल गुस्सा है। आप बताओ, यही मैं बोल रहा था कि जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी जो बुद्धिजीवी थे, हमारा एक ही शासक रहा था, उसने इसलिए रखा था कि कश्मीर से जम्मू है, जम्मू से वहाँ पर 40-50 हज़ार लोग यहाँ पे आते थे। इकनॉमिकली लोगों को मजबूती जम्मू के लोगों को मिलती थी। कोई रेंटेड अकोमोडेशन हो, किसी का व्यापार चलता था, वो व्यापार बिल्कुल ठप होकर रह गया। तो ये इसको भी हम रिस्टोर करेंगे, ये भी हमारा मुद्दा है, ताकि आपस में इंटर लिंक यहाँ पे रहे, इंटरमिंगल रहे। ये सोसाइटी हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी दरबार मुँह के जो लोग हैं, चाहे कश्मीरी पंडित हो दूसरे लोग हो, मिलजुल के इस कारवां को आगे बढ़ाएं। उनके समर्थन की ज़रूरत है और दरबार मुँह ही एक सैंपल है। हमने देवेंद्र राणा को पॉडकास्ट में इंटरव्यू किया था और हमने श्रीनगर में भी कई लोगों को इंटरव्यू किया। देवेंद्र राणा कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। एक वक्त था, एक दौर था जब वो सरकार बनाने के लिए राजी थे। श्रीनगर में जब हमने इंडिपेंडेंट्स को इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। एक्चुअली दरअसल ये बात है कि पीडीपी भी हाथ मिलाना चाहती है, एनसी भी हाथ मिलाना चाहती है, कोई कांग्रेस से हाथ मिलाना नहीं चाहता, बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहता है, पर ओपनली कोई कहेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगा उसका सुपड़ा साफ है, कोई नहीं मिलाएगा। ये अंदर अंदर तजर्बे सब लोगों ने किए। लोगों का वह है कि कांग्रेस एक ऐसी है जो भाजपा के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएगी, कभी नहीं हाथ मिलाएगी। कांग्रेस तो हाथ नहीं मिलाएगी, लेकिन पीडीपी एक बार सरकार बना चुकी है बीजेपी के साथ, कांग्रेस भी। उस वक्त भाजपा को बाप बेटी का याद नहीं आया, सरकार बनानी थी, हलवा मांडा खाना था तो सरकार बना ली। उमर साहब को अपने कैबिनेट बनाया, तब उनको याद नहीं आया। आज ही क्यों याद होगा? तो क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है भाजपा की। तो फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई भी हाथ मिलाएगा बीजेपी के साथ तो सुपड़ा साफ है? क्योंकि जम्मू कश्मीर नहीं उन्होंने बनाया था, तो जम्मू कश्मीर तभी तो तबाही के रास्ते पे चला।
लाशों का बाजार हमने गर्म देखा, यहाँ पे रोजगार लोगों से, नौजवानों का छीना गया, चुप करके बैठे रहे। स्मार्ट मीटर के घर में, हर घर में बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोग हर घर में त्राई है। लाशों का बाजार पीडीपी बीजेपी की सरकार की वजह से लगातार हम देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ठहराव तो होना चाहिए। किसकी वजह से आप बताएं तो सही। लाशों का बाजार जो है 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले भी चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे प्रॉक्सी वार से जूझते रहे, किसी ना किसी ढंग से स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जहाँ पे थे वहाँ पे धीरे धीरे ठहराव हुआ। हम तो जम्मू बेस देखते थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल था, आज वो सारा डिस्टर्ब होकर रह गया। ऑलमोस्ट नॉर्मल कब था जम्मू कश्मीर? 90 के दशक में? 90 के दशक में तो सरकार भी किसकी थी, माइग्रेशन भी किसकी सरकार थी, भाजपा की सपोर्ट थी ना। अच्छा, सब जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्द है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। क्या अगर एनसी और कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या पाकिस्तान छोड़ देगा ये इंटरफेरेंस? टेररिज्म का मुकाबला पाकिस्तान, फिर स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद भी आती थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दे दिए थे। आज आंखों से आके बातें करने वाले, एक सिर की जगह 10 सिर लाने वाले कहाँ पे गए? ऐसा बात नहीं है। हम पूरे फुल फोर्स टेररिज्म का मुकाबला करेंगे, और सरकार अच्छा कदम उठाती है तो हम उसके साथ हैं ना भाई। टेररिज्म है, वो कोई किसी को नहीं बचा पाता। बीजेपी कहती है कि दहशतगर्द के खिलाफ जो है उन्होंने कठोर कदम उठाए हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। ये हालात बेहतर हैं, आप खुद ही सर्वे करके देख लो। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ है, लेकिन ग्राउंड पोजीशन क्या है, हम फौजियों के साथ है। उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। हम बगैर वर्दी के सिपाही हैं, उनका दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ऐसा सिस्टम हो कि बाहर से घुसपैठे कहाँ से आ रहे हैं। घुसपैठी अब जम्मू के इलाके पीर पंजाल, साउथ पीर पंजाल पे क्यों आ रहे हैं? ये तो मैंडेट उनसे पूछो ना। नहीं, आपसे पूछिए क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए मैं पूछ कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, आपको क्यों ऐसे लग रहा है? बॉर्डर से तो सब कुछ इन लोगों का कंट्रोल है ना, तो हमारा कंट्रोल है। तो एलओसी से नहीं आ रहे हैं, इंटरनेशनल जहाँ से भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, वो रोकना तो इनका काम है जिनके पास मैंडेट है। अब हीरानगर में भी वारदात होती है, सिविलियन लोगों की किलिंग होती है, बीजी में बार बार फायरिंग, क्रॉस फायरिंग के कारण लोग मारे जा रहे हैं। बठिंडी किश्तवाड़ में हुआ, पशु हादसा हुआ, बनी में हुआ, मछेडी में हुआ, गुल गुलाबगढ़, इस जगह पे सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जहाँ पे टेररिज्म है उसको लेकर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हम सब उस वक्त उनके साथ खड़े रहेंगे। आपने कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया था जब पहले बात हो रही थी, तो कश्मीरी पंडितों को लेकर एनसी कहती है एक डिग्निफाइड रिटर्न होना चाहिए उनको अपने आप को महफूज मानना चाहिए कि हम यहाँ पर वापस आएंगे तो हमारे ऊपर कोई दहशतगर्द जो हैं वो अटैक नहीं करेंगे, हमारी ज़मीनें फिर से नहीं छीनी जाएंगी, हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए अब कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए? उनको डिग्निफाइड तरीके से करना, उनको कॉन्फिडेंस में ऑन बोर्ड लेके करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो पैकेज दे दें, लिप सर्विस नहीं चलेगी। पैकेज मनमोहन सिंह जी ने दिया था, सोनिया गांधी जी के हस्तक्षेप पे दिया था, और हम उन तंजीम के सिपाही हैं जिनकी जड़ें कश्मीर से हुई हैं, जवाहरलाल नेहरू की। आज ट्रांजिट अकोमोडेशन है, इकोनॉमिक पैकेज है, एम्प्लॉयमेंट पैकेज है। दूसरा क्या पैकेज भाजपा ने दिया? 10 साल से उनकी सरकार में होगी ना, 6000 नौकरी से वही नौकरी है ना। और भी हम फैसिलिटी देते थे इनको, ज़्यादा अमाउंट पे लोन फ्री दे दे, 30 लाख 40 लाख, ताकि अपनी ज़मीन जहाँ पे चाहे वहाँ पे कर से। एक पैकेज था, पैकेज तो इम्प्लीमेंट नहीं किया। बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो कहते हैं कि हर चीज़ सरकारी नौकरी से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है, फॉर एग्जांपल कि अगर सड़कें बन रही हैं, अगर ब्रिज बन रहे हैं, अगर रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो नौकरियाँ हो रही है। तो जब नॉर्मलसी के तहत ये सब होगा, टूरिज्म का सेक्टर, भाजपा को मुबारक, हमें नहीं चाहिए। सरकारी, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, सरकारी नौकरियों पर मैक्सिमम लोग डिपेंड रहते हैं यहाँ पे। अब पैकेज, फिर मोदी साहब 2 करोड़ नौकरी देने की बातें करते थे, वो झूठ बोलते थे। आज 32 करोड़ नौकरियों में से कम J&K का हिस्सा कितना है, वो तो वाइट पेपर निकालते हैं जम्मू कश्मीर के खाते में कितनी नौकरियां यहाँ पे आई हैं। कश्मीर हो, जम्मू हो, आज तो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टर 5 अगस्त 2019 के बाद कहा था यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। हमने कहा शायद दूध की नदियाँ बहेंगी। कौन सा इन्वेस्टर आया? ज़मीनें हमसे चलेगी, इन्वेस्टर आए नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। ज़मीनें कैसे गई? ज़मीनें ले ली जो इनके पास थी, किसी की गिरदावरी थी, किस ढंग से देने की कोशिश की, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए तो कोई नहीं ना, ग्राउंड में कोई नहीं उतरा जिसका बेनिफिट यहाँ के नौजवानों को मिले, कोई रोजगार मिले, अपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मिले, अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक मिले। पर्यटन नहीं यहाँ बढ़ा नहीं है? वैष्णो देवी को लेकर भी हो सकता है पर्यटन, बाहर इतनी गर्मी थी, यहाँ मौसम अच्छा था, पर्यटन बढ़ गया। तो
पूरे हिंदुस्तान में 46 डिग्री टेम्परेचर था, कुदरत ने यही तो नवाजा, तो उसका क्रेडिट ये लेंगे, इतना बड़ा बड़ा तूफान खड़ा कर क्रेडिट की दिया। बात नहीं है, जब पर्यटन बढ़ता है तो नौकरियां भी तो आती हैं पर्यटन के साथ साथ। लेकिन आई नहीं ना, यही तो बात है, दुख है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्कैम मिले हैं इनके टाइम पे, नौकरी नहीं मिली। कन्हैया कुमार जो हैं वो अभी कश्मीर में थे, उन्होंने कहा कि एक साइलेंस का माहौल है, पीस इज देयर, लेकिन एक साइलेंस है, वो पीस जो है और जो आज़ादी के स्लोगन वगैरह तो सुनाई नहीं देते, लेकिन वो एक अंडर करंट है, वो अभी लोग चुप हैं, कभी भी उभर सकता है। क्या आप भी इसे मानते हैं? नहीं, खामोशी, उसने क्या किस टाइप का बयान है, मैं किसी की क्या टिप्पणी करूं। जो ग्राउंड की पोजीशन है वो है, लोग देखते रहे हैं। अब लोग डेमोक्रेटिकली अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उसके लिए मंच है आपका इलेक्शन, उसके लिए मंच है आपका बैलेट बॉक्स, उसके बटन दबाएंगे, वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीडीपीसी में नहीं किया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स और इलेक्शन के वही जमहूरियत का रास्ता होता है, लेकिन जब राहुल गांधी अमेरिका में थे, उन्होंने कहा कि जो 2024 के जो चुनाव थे वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? अगर फ्री एंड फेयर नहीं थे, वो 2 जगह से इलेक्शन जीते हैं, केरला से इलेक्शन जीते हैं और यूपी से इलेक्शन जीते हैं, 2। आप ये जवाब उन्हीं से पूछ लेना, आपकी पार्टी के? ये उन्हीं से पूछ लेना जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने क्या सोच के रखा होगा, उनके माइंड में क्या था, वो वही बयान देंगे। तो आपको डेमोक्रेसी पर विश्वास है? आप मानते हैं कि अगर इलेक्शन जीतना, इलेक्शन के जरिए ही अपनी जो मांगे हैं 6% का इंक्रीज मैडम हमने कभी सुना नहीं। इलेक्शन जब होते थे, जितनी काउंटिंग होती थी, जितने वोट थे उसी दिन ही अनाउंस होता था, इतने वोट पड़े हैं। आज हम सुनते हैं जनाब 6% और इंक्रीज कर दिए, आपने सुना ना? अभी समझ नहीं आया 6% कहाँ से इंक्रीज होते हैं, कहाँ से बैलेट बॉक्सेस से पोस्टल बैलेट इतने निकलते हैं। इसलिए कई चीज़ें उन्होंने जिस ढंग से कहा होगा, उन्होंने आप ठीक ही कहा होगा, उनके पास पूरी सारी रिपोर्टिंग होगी। तो वो कहते हैं कि जो सारे इदारे हैं वो बीजेपी के कब्जे में है, उसके बावजूद कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा 2024 में। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे भी एजेंसीज काफ़ी सक्रिय रहती हैं? बिल्कुल, देखो काफ़ी इदारे उनके पास हैं, प्रदर्शन भी हुए और वोटिंग परसेंटेज भी बनी। लोकसभा की इलेक्शन में यहाँ पे हुई, मैंने 5,61,000 वोट लिए जम्मू में, प्रॉक्सी वार थे। और उसके बावजूद ही मैं समझता हूँ कि जैसे बीडीसी के चुनाव यहाँ पे होते हैं, अब बीडीसी पे चुनाव में क्या रिजल्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे नहीं हो रहे। पंचायतों के चुनाव पेंडिंग है, वो यहाँ पे नहीं हो रहे। कारपोरेशन के चुनाव पेंडिंग है, वो नहीं हो रहे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में है। अगर वो चुनावी मौके पे होते, लोग अपनी बात किसी जगह पे रख सकते। अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए लोगों के करोड़ों के सर पे तलवार लटक रही है। हमने कहा कि वक्त सरकार आएगी, प्रॉपर्टी टैक्स को दोबारा रिव्यू किया जाएगा, लोगों पे नहीं लगने दिया जाएगा। ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एक फोरम में के तहत ही उसको सॉल्व किया जाता है, जो फोरम हम लोगों को नहीं मिल रहा। आपकी पार्टी से कई लोग जो हैं उन्हें जब टिकट नहीं मिला तो वो जाके अब इंडिपेंडेंट्स के तौर पर लड़ रहे हैं। तो डिसिप्लिन कम है क्या पार्टी में? 1-2 जगह पे तो भाजपा के भी तो कई जगह पे हाँ, होते हैं, गए हर जगह पे तो 1-2 जगह पे होते हैं, उससे कोई तूफान नहीं खड़ा होता। 1-2 जगह जाएगा, पत्ते से पत्ता अगर एक टहनी से टूट जाए तो पत्ता खुद ही पर इस बार ऐसे क्यों हुआ है कि जम्मू कश्मीर में इतने इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं? लोगों की ख्वाहिश थी, 10 साल से उनको चुनाव का कहीं पे मौका नहीं मिला। लोग खड़े हो गए, अपनी अपनी ताकत आजमाएंगे। लेकिन जब बन जाएंगे चुनाव के, जो हो गए वो सब लोगों का नतीजा लोगों के सामने आ जाएगा। अगर गठबंधन आपके जीते हैं तो मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का होगा या एनसी का होगा? ये तो लोकल नुमाइंदे तय करते हैं, हमारे ऊपर से ठोसे नहीं जाते। जो एमएलए बनेंगे उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी होती है, वो तय करती है। क्या कांग्रेस जम्मू इलाके से जो कांग्रेस का जो ग्रुप है, क्या वो खुश था कि ये गठबंधन बना है? खुशी है, देखो ये नेशनल इंटरेस्ट, ब्रॉडर एस्पेक्ट यहाँ पे है। अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट हम लोग लेके नहीं घूमते, नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे है कि किस ढंग से जम्मू और कश्मीर को हम वापस रियासत को रिस्टोर कर पाएँ। भाजपा को मैंडेट पिछली दफ़ा नहीं दिया था कि आप अपनी रियासत को तोड़ दो, किस ढंग से किया सब जुडिस इशू है, लेकिन इसलिए लोग मन बना चुके हैं जिन्हें रियासत तोड़ी है। किसी भी आप एक मिसाल एग्जांपल दे दो कि किसी स्टेट में 2 यूटी हैं, कहीं नहीं है। स्टेट से बनती, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तेलंगाना हो, स्टेट बनी। लेकिन हमारा कसूर क्या कि हमें डिग्रेड, हमारी पहचान थी दुनिया भर में, जम्मू कश्मीर का नाम था। जम्मू हम डोगरे रहने वाले लोग थे, हमारा एक ही शासक था, डोगरा महाराजा हरि सिंह। उसकी पहचान ही इन लोगों ने ख़त्म कर दी।
तो लगता वो तो है कहते हैं कि एनसी ने खत्म किया है जब पहचान। हमारी पहचान जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया तो एनसी कहाँ से आ गई? इसलिए इतिहास का उनको जानकारी नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने बाजुओं के दल में पूरे जम्मू कश्मीर में विस्तार यहाँ पे किया था। आज उसी के दिया हुआ स्टेट जेट था, वो कागज़ का टुकड़ा नहीं था, हमारी पहचान थी। डोगरा रेजिमेंट उस पर बनी थी। लेकिन हमारा कल्चर कहीं लिप्त ना हो जाए, इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि जिसने हमें जख्म दिया वो मरहम नहीं लगा पाएगा। कांग्रेस ही एक बदलाव का रुख होगा, इंडिया ब्लॉक रुख होगा। बैठ के विचार विमर्श करके सबको ऑन बोर्ड लेके आगे फैसले होंगे। अगर बीजेपी सरकार बनाती है इंडिपेंडेंट्स के सपोर्ट के कहाँ साथ, पे आप इस बात से बातें करते हो? कहाँ पे सरकार बनेगी? आपका कहना ठीक है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर की बात क्या होगी? यकीन रखो सरकार एनसी और कांग्रेस की बनेगी। जिनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास एमपी को खड़ा करने के लिए आदमी कोई नहीं है, 90 की लिस्ट में उनका आदमी कोई नहीं, वो कहाँ से सरकार बनाएंगे? तो अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या नेशनल लेवल पर फर्क पड़ेगा बीजेपी को? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लोगों को पता चल जाएगा, दूध की ददियाँ बहाने वाले लोग जो हिंदुस्तान को गुमराह कर रहे थे, असलियत क्या है। अयोध्या में भी हारे, जम्मू कश्मीर में भी हारे हैं। और इससे आप समझते हैं कि मोदी सरकार जो है वो थोड़ी डामाडोल हो जाएगी? बिल्कुल, उसके इरादे क्या, हमें उसका कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन हम जरूर ताकतवर करके असलियत लोगों के सामने लाएंगे कि जम्मू कश्मीर का रोज़गार छीना गया, जम्मू कश्मीर के रिफ्यूजियों को हक नहीं दिया गया, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज को आगे नहीं बढ़ाया गया, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई। कई जगह पे ऐसे 3500 स्कूल बंद करके क्या दर्शाना चाहते हैं? आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। छोटी सी बीमारी के लिए पंजाब में जाना पड़ता है। 10 साल से ये लोग सरकार चला रहे हैं। मोदी साहब ने उद्घाटन किया एम्स का, 9 महीने के बाद अभी सिर्फ ओपीडी चल रही है। तो ये मुद्दे जो हैं, रेफ्यूजी के मुद्दे को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप 30 लाख का पैकेज था मनमोहन सिंह जी ना, इतनी बड़ी आबादी है। बीजेपी सरकार ने 100 दिन के लिए एक फहरिस्त निकाली है, इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं कि हमने ये किया है, वो किया है। वो मनमोहन सिंह जी द्वारा काम किए गए फीता काटने वाले अचीवमेंट यहाँ पे है, जो पुराने के यूपी के सरकार के काम है। अच्छा चलिए, नई बोतल पुरानी शराब। एनीवे, ऑल द बेस्ट आपको आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और आने वाले चुनावों के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste, Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.